गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हिंदी एमसीक्यू से रिलेटेड यह वीडियो है और आज हम इसी से संबंधित कुछ प्रश्न जो पूर्व एग्जाम में पूछे गए थे और कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में देखेंगे। ये जो हिंदी एमसीक्यू की वीडियो है ये अभी आगामी जो एग्ज़ाम है शिक्षक भर्ती वर्ग 2 और वर्ग 3, जहां वर्ग 3 में लगभग 15-17 प्रश्न पूछे जाएंगे, वर्ग 2 में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम होगा यहाँ भी हिंदी प्री में जो है एग्ज़ाम में प्रश्न आता है, मेंस में, ठीक है, हिंदी से संबंधित प्रश्न आता है, ठीक। या व्यापम का आगामी जो भी एग्ज़ाम होगा यहाँ पर लगभग 7 से लेकर 10 प्रश्न जो है हिंदी से पूछे जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए देखते चलते हैं एक एक प्रश्नों को। पहला प्रश्न देखिए, यह है सही जोड़ी मिलाइए, ठीक है। तो एक तरफ जो है विवृत वर्ण, संवृत्त वर्ण, अर्ध संवृत्त वर्ण और अर्ध विवृत वर्ण। तो देखिए विवृत वर्ण, संवृत्त वर्ण, अर्ध संवृत्त वर्ण और अर्ध विवृत वर्ण, ये होता क्या है? विवृत वर्ण। तो मुख द्वार के आधार पर स्वर वर्णों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है विवृत। विवृत कहने का मतलब इंग्लिश में कहते हैं इसे ओपन, अर्थात ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण के समय मुख पूरी तरह से खुल जाए उसे क्या कहते हैं? विवृत वर्ण कहते हैं। और इसी विवृत वर्ण के अंतर्गत आ वर्ण शामिल है। जब भी हम आ वर्ण का उच्चारण करते हैं तो इसमें मुंह पूरी तरीके से खुल जाता है। तो इस आधार पर विवृत वर्ण का ऑप्शन होगा 1 का 4। तो पहले इधर देख लेना है 1 का 4 किस ऑप्शन में है। तो 1 का 4 इसमें नहीं है, ये कट हो जाएगा। A3 है, ये कट हो जाएगा। अब ये 2 ऑप्शन है, देखिए 1 का 4 और इसमें भी 1 का 4, ठीक। दूसरा है संवृत्त वर्ण। तो संवृत्त वर्ण किसे कहेंगे? इसे क्लोज कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय मुख लगभग जो है, मुख द्वार लगभग जो है बंद हो जाए, पूरी तरीके से बंद नहीं होगा, लगभग बंद हो जाए, उसे क्या कहते हैं? आपका संवृत्त वर्ण। और इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई, उ और री, ये 5 वर्ण जो है संवृत्त वर्ण के अंतर्गत शामिल है। तो ये कौन कौन से ऑप्शन में है? देखिए संवृत्त वर्ण यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, ई, उ और री। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ये बी का ऑप्शन क्या हो गया बी से क्या मिल रहा है आपका? 3। तो बाकी आपका देखिए ये मिलाने की जरूरत नहीं, ये भी कट हो जाएगा। अब सी का क्या होगा? 2 होगा और डी का क्या होगा? 1 होगा। तो इस आधार पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से आपको इस प्रकार के प्रश्नों को बनाना है। अर्ध संवृत्त कहने का मतलब होता है हाफ क्लोज। अर्ध संवृत्त कहने का मतलब होता है हाफ क्लोज, अर्थात ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय मुंह जो है आधा बंद हो, और ये है हाफ ओपन। हाफ ओपन, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय मुख आधा खुले उसे क्या कहते हैं? अर्ध विवृत वर्ण, ठीक है। तो अर्ध विवृत वर्ण के अंतर्गत कौन कौन सा शामिल है? तो डी का क्या होगा आपका? 1 अ होगा और अ होगा, और अर्ध संवृत्त वर्ण के अंतर्गत ए और ओ होगा। तो इस प्रकार से आंसर होगा क्या? सी। इसको देखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, संयुक्ताक्षर वर्ण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य के बारे में पूछा है, ठीक। कौन सा कथन सत्य है? पहला, इसमें कुल वर्णों की संख्या 5 है, इसमें कुल 7 वर्ण है, इसमें कुल 4 वर्ण है, इसमें कुल 3 वर्ण है। तो देखिए संयुक्त अक्षर, संयुक्त धन अक्षर से बना है। जी, संयुक्त धन अक्षर से बना है क्या? संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर वर्ण, ठीक है। तो संयुक्त मतलब क्या होता है? 2 वर्णों का योग। क्या होगा इसमें? 2 वर्णों का
दो वर्णों का, ठीक है, दो वर्ण का संयोग होगा, ठीक है, तब इसे क्या कहते हैं, संयुक्त अक्षर कहते हैं। तो इसके अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं जी, 4 वर्ण आते हैं। इसमें कुल कितने वर्ण आते हैं, 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से, पहला आता है क्ष, दूसरा आता है त्र, तीसरा आता है ज्ञ और चौथा आता है स्र। देखिए हिंदी वर्णमाला में अंतिम वर्ण को लेकर पुराना जो हम पैटर्न पढ़े थे उसमें अंतिम वर्ण ज्ञ को लिया जाता था, पुराना पढ़े होंगे आप लोग। लेकिन वास्तविक रूप से देखें तो अंतिम वर्ण क्या होता है जी, स्र होता है। ये क्यों होता है, देखिए क्योंकि इनका जो निर्माण है दो वर्णों के योग से होता है। जैसे क्ष का निर्माण आधा का और स से होता है, त्र का निर्माण आधा त और र से होता है, ज्ञ का निर्माण आधा ज और य से होता है, और स्र का निर्माण आधा स और र से होता है। क्लियर। तो इस आधार पर ये जो 4 वर्ण हैं ये क्या वर्ण है जी, संयुक्ताक्षर है या संयुक्त वर्ण कहा जाता है इसे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रकंपित वर्ण को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, अन्य नाम क्या है। पहला है पार्श्विक वर्ण, दूसरा है उत्क्षिप्त वर्ण, तीसरा है लुंठित वर्ण और चौथा है ताड़नजात वर्ण। तो देखिए उत्क्षिप्त वर्ण को ताड़नजात वर्ण कहते हैं और इसके अंतर्गत ये 2 वर्ण शामिल होते हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। पार्श्विक वर्ण इसके अंतर्गत जो है ल आता है। कौन सा वर्ण आता है, ल आता है। प्रकंपित वर्ण को ही क्या कहते हैं, लुंठित वर्ण कहते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत कौन सा वर्ण शामिल है, र वर्ण शामिल है। याद रखिएगा, प्रकंपित कहने का मतलब ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय जबान में कंपन हो, तब इस प्रकार के वर्ण को क्या कहते हैं, प्रकंपित वर्ण कहते हैं या लुंठित वर्ण कहते हैं। याद रखेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए अगला प्रश्न। बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो देखिए बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला होता है अघोष और दूसरा होता है सघोष। ये आया हुआ प्रश्न है। पहला होता है अघोष और दूसरा होता है सघोष। तो इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। अघोष वर्ण ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय गले में कंपन नहीं होता, अ और घोष से बना है। जिसमें कंपन नहीं होता उसे क्या कहेंगे, अघोष कहेंगे, और जिसमें कंपन होगा सधन घोष से बना है, सघोष। जिसमें कंपन होता है उसे क्या कहते हैं, आपका सघोष कहते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है, और स्पर्श व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तो स्पर्श व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये सघोष के अंतर्गत शामिल है, और स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण ये अघोष के अंदर शामिल है। स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो ये आता है क से लेकर म तक। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। इनमें से कौन सी भाषा शामिल नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं है प्रश्न आया है। कई बार हम क्वेश्चन बनाते रहते हैं तो वहाँ पर नहीं जो ऑप्शन है, ऑप्शन में ये जो प्रश्न है इसमें नहीं दिखता। ठीक है, जल्दबाजी के कारण या एग्ज़ाम के प्रेशर के कारण। तो याद रखिएगा, नहीं को पहले आपको ध्यान में रखना। देखिए तो इसमें जो है संस्कृत शामिल है, उर्दू शामिल है, बोडो शामिल है, अंग्रेजी शामिल नहीं है। याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न। हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो देखिए भाषा परिवार के आधार पर, ठीक है, भाषा को जो है परिवार के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। विश्व स्तर पर अगर बात करें तो विश्व स्तर पर कुल 13 भाषा परिवार हैं, लेकिन भारत में 4 भाषा परिवार के लोग पाए जाते हैं। एक तो ऑस्ट्रिक भाषा, एक द्रविड़ भाषा, एक भारोपीय भाषा और एक चीनी तिब्बती भाषा।
और इसमें सर्वाधिक जो संख्या है वो भारोपी भाषा परिवार की है, याद रखिएगा। और इसी भारोपी भाषा परिवार के अंतर्गत सबसे पहले इसमें भारोपी भाषा भारत और यूरोपी भाषा, भारत और यूरोपी भाषा। भारत मतलब भारतीय आर्य भाषा, और आर्य भाषा के अंतर्गत सबसे प्राचीन भाषा कौन सी थी? संस्कृत। ठीक है, संस्कृत के बाद में अगली भाषा आई कौन सी? पाली। फिर आई कौन सी? प्राकृत। फिर आई कौन सी? अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा के बाद में, ठीक है जी, अवहट्ट भाषा। अवहट्ट भाषा के बाद में हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत शामिल है? तो याद रखिएगा भारोपी भाषा परिवार के अंतर्गत। ये CGPSC 2017 ADJ इसका प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? व्यापम का प्रश्न है। अब व्यापम जो है कर्मचारी चयन आयोग CGSSB, अब व्यापम जो आयोग था ये समाप्त हो चुका है छत्तीसगढ़ में, और उसकी जगह कौन ले लिया है? CGSSB। ठीक, छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन आयोग, ये वर्ग जो तृतीय वर्ग है और चतुर्थ वर्ग का जो पोस्ट है, ठीक है, इसमें जितनी भी वैकेंसी है अब CGSSB संस्था कंडक्ट कराएगी। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि इस आयोग के अध्यक्ष किसे, प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ओके, चलिए। तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? पहला लिपि से, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा व्याकरण, चौथा पठन। तो कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? व्याकरण से होता है। इसीलिए तो व्याकरण पढ़ा जाता है। शुद्ध रूप में पढ़ने के लिए, पाठन के लिए, शुद्ध रूप में लेखन के लिए, शुद्ध रूप में उसके प्रयोग के लिए जिन नियमों के संग्रह का हम अध्ययन करते हैं उसे ही क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियों का प्रयोग होता है? ठीक है, तो हिंदी जब हम देखते हैं तो हिंदी भाषा के पांच उपभाषाएं हैं। पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, ठीक, बिहारी हिंदी है, ठीक, पहाड़ी हिंदी है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत देखिए ऑप्शन नंबर ए है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। दूसरा है मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, हड़ौती। तीसरा है ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। देखिए CGPSC प्रीलिम्स 2023 का यह प्रश्न है। तो इसके पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से शामिल हैं जी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इस प्रकार का जो प्रश्न है ये PSC मेंस में भी पूछा गया है लैंग्वेज के पेपर में, और प्रीलिम्स में या व्यापम में बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं, याद रखिएगा। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली अवध के क्षेत्र में, अवधी लखनऊ का क्षेत्र, बघेलखंड का पठार के क्षेत्र में जो है बघेली, और छत्तीसगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ी एक बोली है, न कि भाषा है। भाषा बनाने के लिए ही छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का गठन किया गया है छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। चलिए अगला। स्वरों के निश्चित चिन्हों को क्या कहते हैं? तो स्वरों का जो निश्चित चिन्ह होता है, स्वरों को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उसे ही क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं, याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा ए। ये व्यापम, ये B.Ed में आया था प्रश्न 2023 का। देखिए पुराने जो प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन भी क्या होते हैं? रिपीट होते हैं, याद रखिएगा। जैसे अभी परिवहन आरक्षक में कुछ प्रश्न जो थे वो मंडी उपनिरीक्षक में पूछे गए थे, तो इसीलिए पुराने प्रश्नों को देखना आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मात्रा किसे कहते हैं? तो मात्रा सामान्य अर्थ तो क्वांटिटी होता है, लेकिन हिंदी व्याकरण में मात्रा कहने का मतलब होता है, इसको कहते हैं उच्चारण काल जी। उच्चारण काल, उच्चारण काल मतलब उच्चारण में लगने वाला समय। तो यहाँ पर ऑप्शन है वर्णों पर लगाए जाने वाले चिन्हों को, विराम चिन्हों को, वर्णों के उच्चारण में लगने वाले
समय को। तो आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। ये सीजी पुलिस एसआई मेंस 2012 का प्रश्न देखिए, 2012 में एसआई का हुआ था, 2018 में एसआई का हुआ था और अभी आगे एसआई का होने वाला है। तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। ठीक है। हिंदी भाषा में कुल कितनी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा हिंदी भाषा में कुल 10 मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। इन 10 मात्राओं में अ की कोई मात्रा नहीं होती, याद रखिएगा। लेकिन ये अ जो वर्ण है ये सभी व्यंजनों में शामिल होते हैं। इसी अ के अनुपस्थित होने पर, एब्सेंट होने पर जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हल चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हल चिन्ह कहा जाता है। ठीक है। जैसे हम लोग भगवान लिखते हैं जी, भगवान, तो भगवान लिखते हैं, ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। भगवान में न में क्या होता है जी, हलंत होता है, याद रखिएगा। ठीक। तो इसी चिन्ह को क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं या हल चिन्ह कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, उच्चारण के कालमान के अनुसार हिंदी में स्वरों के कितने भेद हैं। कालमान कहने वाले, काल का मान मतलब, काल मतलब क्या हो गया, समय, मतलब उच्चारण में, कहने का मतलब है उच्चारण में लगने वाला समय, उच्चारण में लगने वाला समय, लगने वाला समय, या इसी को ही क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं, जैसा कि भी बताया था। देखिए ये जो प्रश्न है ये व्यापम असिस्टेंट टेक्नीशियन 2019 का प्रश्न है। ठीक है। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्णों के 3 भेद होते हैं। जिसमें सबसे कम समय लगता है उसे कहते हैं ह्रस्व वर्ण या लघु वर्ण। जिसमें ज़्यादा समय लगता है उसे दीर्घ वर्ण कहते हैं। और जिसमें दीर्घ वर्ण से भी ज़्यादा समय लगता है या तिगुना समय लगता है, इसे क्या कहते हैं, प्लुत वर्ण कहते हैं। ठीक है। और यहीं से एक प्रश्न अभी मंडी उप निरीक्षक 2026 में प्रश्न आया था, याद रखिएगा। ठीक है। इसे ही मूल स्वर, मूल स्वर भी कहते हैं या मौलिक स्वर भी कहते हैं या एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। नाम से संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, याद रखेगा। तो उच्चारण के कालमान के अनुसार हिंदी में स्वर वर्ण के कितने भेद हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, कितने हैं, 3 हैं। पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत। चलिए अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा वर्ण एक उदासीन वर्ण है। उदासीन, उदासीन कहने मतलब न्यूट्रल। ठीक है। पहला है अ, ऑप्शन नंबर अ, दूसरा है आ, तीसरा है ई, चौथा है औ। तो अ को क्या कहते हैं, उदासीन वर्ण कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती। पहला कारण है क्या, अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसीलिए क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं जी, कोई मात्रा नहीं होती। और दूसरा, इसे शहीद वर्ण भी कहा जाता है, शहीद वर्ण भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितने भी व्यंजन वर्ण हैं क से लेकर म तक, इन सभी वर्णों में, ठीक है, अ वर्ण शामिल होता है जी। कौन सा वर्ण, अ वर्ण। तो व्यंजन जैसे आधा क और अ मिलकर क्या बनता है, पूरा क बनता है। ठीक है, बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अनुस्वार और विसर्ग शब्दों के आदि में प्रयुक्त होते हैं। ये स्टेटमेंट है, अनुस्वार और विसर्ग शब्दों के आदि में, आदि मतलब क्या होता है, आदि मतलब प्रारंभ होता है, आदि मतलब क्या होता है, प्रारंभ होता है। ठीक है। तो अनुस्वार और विसर्ग शब्दों के प्रारंभ में प्रयोग होते हैं। तो ऐसा नहीं है, अनुस्वार मतलब अंक की मात्रा, ये अंक की मात्रा जो है ये शुरू में प्रयोग होता है, ये तो सही है। लेकिन विसर्ग, किसी भी शब्द में विसर्ग शुरू में प्रयोग नहीं होता, याद रखिएगा। विसर्ग या तो मध्य में प्रयोग होगा या अंत में प्रयोग होगा। देखिए अंत में जो लिखा, यहाँ पर अनुस्वार की मात्रा, अंक की मात्रा शुरू में प्रयोग हुई है। तो मध्य में जैसे हम कहेंगे प्रातः काल, प्रातः काल, इसमें मध्य में हुआ है।
और अतः लिखते हैं तो इसमें अंत में हुआ है। ठीक है, तो अनुस्वार के लिए क्या है, सही है, और विसर्ग के लिए क्या है, गलत है। विसर्ग का प्रयोग मध्य में होगा या अंत में होगा, जबकि अनुस्वार का प्रयोग शब्दों के शुरू में होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। री की मात्रा को छोड़कर अम और अह को लेकर व्यंजनों के साथ सब स्वरों के मिलाप को क्या कहते हैं? तो बचपन में हम लोग पढ़े थे, क्या कहते हैं, देखिए अक्षर क्रम, तो ये अक्षर का क्रम है। वर्ण क्रम, ये वर्णों का क्रम है। 12 खड़ी, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न कहाँ है, देखिए व्यापम टीटी, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट वर्ग 2 2019 का प्रश्न है। जैसे क्या कहते हैं जी, 12 खड़ी कहते हैं। क्यों कहते हैं 12 खड़ी? क्योंकि यहाँ पर देखिए क में क्या शामिल है, स्वरों के साथ बोल रहा है, आधा क और अ। फिर क्या होगा, का, फिर होगा की, फिर होगा बड़ा की, फिर को, फिर बड़ा को, फिर के, फिर कै, फिर को, फिर कौ, और उसके बाद में कम और कहा। तो यही तो बोला गया है। इसमें किस मात्रा को छोड़ा गया है जी, री मात्रा को छोड़ा गया है। री मात्रा को छोड़कर अम से अह तक, ठीक है, अम और अह को लेकर व्यंजनों के साथ सब स्वरों के मिलाप को क्या कहते हैं? तो इसमें कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इसलिए इसका नाम क्या है, 12 खड़ी है। तो इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कौन से शब्द में री का प्रयोग मात्रा के रूप में हुआ है? ठीक है, तो देखिए क्रिया में अगर आप देखेंगे तो आधा का, ठीक है, र और ई, र का प्रयोग हुआ है इसमें। चर्या, इसमें भी र का प्रयोग हुआ है। श्रिया, ये आधा स, र और ई है। लेकिन मात्री अगर देखेंगे तो आधा म और आ और आधा त और री, इसके मेल से बना है। ठीक है, तो री का प्रयोग किस में हुआ है, मात्री में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी, ये व्यापम में आया है, 2017 का प्रश्न है। तो आंसर क्या होगा, डी, मात्री। ठीक, संस्कृत का शब्द है, याद रखेगा। री मात्रा वाले शब्द अधिकतर क्या होते हैं, याद रखिएगा, इसीलिए क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। अनुनासिक ध्वनि से युक्त शब्द कौन सा है? पहला है गंध, दूसरा है संग, तीसरा है भांति, चौथा है अंग। व्यापम टीटी का प्रश्न है 2022 का। तो गंध में क्या है, अंग की मात्रा है, अनुस्वार है इसमें। ठीक है, इसमें भी क्या है, अनुस्वार है, इसमें भी अनुस्वार है। भांति इस प्रकार से नहीं लिखा जाता, देखिए भांति आप आंसर होगा, लेकिन भांति की शुद्ध वर्तनी अगर देखेंगे तो इस प्रकार का प्रयोग होता है। ये जो चिन्ह है यही क्या है, अनुनासिक का चिन्ह है। ठीक, किसका चिन्ह है, अनुनासिक का चिन्ह है। और अंग की जो मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग, इसमें बिंदु का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग हुआ है मंत्र में, हंस में, शोक में, क्यों में। तो अनुनासिक का प्रयोग किया किस में हुआ है, हंस में हुआ है। व्यापम का प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न। ल किस प्रकार का व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन, नासिक के व्यंजन, लुंठित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। तो ये किस प्रकार का व्यंजन है जी, पार्श्विक व्यंजन है ल, याद रखिएगा। व्यापम का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन ज्ञ इनके योग से बना है। आधा ग स, आधा ज और आधा ग, आधा ज और या, आधा ज या और आधा ज। तो इसका आंसर होगा सी, आधा ज और या। व्यापम पटवारी का प्रश्न है। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में ड़ और ढ ध्वनि को कहा जाता है? पहला लुंठित, दूसरा पार्श्विक, तीसरा उष्म, चौथा उत्क्षिप्त। तो क्या कहा जाता है, उत्क्षिप्त कहा जाता है। व्यापम एसआई मेंस 2023 का प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 20 प्रश्न एमसीक्यू हिंदी से संबंधित था, याद रखिएगा, सभी इम्पोर्टेंट हैं, एक बार लगाइएगा। ठीक, कोई क्वेश्चन होगा तो पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा देखिए बंसल कोचिंग क्लासेस के द्वारा अभी स्कॉलरशिप टेस्ट
चलाया जा रहा है। ये जो टेस्ट है ये 17 मई 2026 दिन रविवार को होगा, हमारी संस्था में ही होगा। 3 अलग अलग स्लॉट्स हैं, 8 से 10, 12 से 2, 4 से 6, किसी भी समय आप दिला सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस मात्र 50 रुपये रखी गई है, नॉमिनल है, नगण्य है। लास्ट डेट 15 मई को है और एडमिट कार्ड वगैरह आपको 16 मई को मिल जाएगा। सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे, तो जीएस का रहेगा, सामान्य प्रश्न, और सी सेट मतलब मैथ रीजनिंग के रहेंगे। जो अच्छे नंबर लाएंगे उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। देखिए 1 से 5 तक को 90%, 5 से 10 तक को 80%, 11 से 20 तक को 70%, 21 से 30 तक को 60% तक स्कॉलरशिप दी जाएगा। ठीक है, तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।